हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जर्नल क्या होता है। ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है मेरे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड। पिछले वीडियो में मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था, जो अब इससे नेक्स्ट लेवल पे हम जर्नल पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम एक हमारा बेस था, फाउंडेशन था अकाउंट्स का। उसके बिना अकाउंट्स कुछ भी नहीं है। उसके अंदर हम रूल्स पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा बेसिकली जर्नल होता है। तो गाइस, ये सिर्फ पार्ट 1 है, आगे जर्नल से रिलेटेड और भी पार्ट्स आएंगे। सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। जर्नल जो है एक हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। मतलब जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, भले वो परचेज से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, कैश पेमेंट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली जर्नल का मीनिंग क्या है? जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are originally recorded in a chronological order according to the principles of double entry system। तो जर्नल आपका एक बेसिक बुक्स है ओरिजिनल एंट्री की। ओरिजिनल एंट्री मीन्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल सारी ट्रांजेक्शन्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। आप चाहें तो इसको पहले वाउचर्स के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट एक सिस्टमैटिक वे हमारा जर्नल से ही शुरू होता है, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनल रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज ऑर्डर। डे टू डे बेसिस पे हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम मीन्स क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के डबल एस्पेक्ट होते हैं। 2 बार हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट फॉर्म में और एक क्रेडिट फॉर्म में। तो जर्नल भी डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड है। इसके अंदर एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। The journal provides a date-wise record of all the transactions with details of the accounts debited and credited and the amount of each transaction। द जर्नल जो है हमारा डेट वाइज रिकॉर्ड है, जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं विद डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, जिसमें हम डिटेल्स में अकाउंट को डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, फंक्शंस क्या है जर्नल के, बेसिकली फीचर्स क्या है जर्नल के। जर्नल है जो एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है सभी ट्रांजैक्शंस का। डेट वाइज हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं अपनी सभी ट्रांजैक्शंस। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने पहले 5 अप्रैल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, फिर आपने 3 अप्रैल की किया, फिर आपने 2 अप्रैल की किया। नहीं, आपको इसको सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। Second point, to analyze each transaction into debit and credit aspects by using double entry system of bookkeeping। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये डबल एंट्री सिस्टम का रूल है एंड जर्नल भी हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड है। तो इसमें भी सभी ट्रांजैक्शंस का एक डेबिट एस्पेक्ट होगा और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर। अब आप पूछेंगे कि लेजर क्या होता है। लेजर एक बेसिकली एक डिटेल होती है एक अकाउंट की, जहां हम एक जगह अकाउंट की सारी रिकॉर्ड रखते हैं। फॉर एग्जांपल, महेश एक हमारा डेटर है। उसने जिस दिन हमसे गुड्स परचेज किए, जिस दिन उसने हमें पेमेंट करी, सभी जगह उस एक पेज पर उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। उस बुक्स को हम लेजर कहते हैं। तो लेजर हमारा बनता ही जर्नल के थ्रू है। अगर हमारा जर्नल प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो हम लेजर पोस्टिंग नहीं कर सकते। तो जर्नल क्या है? जर्नल एक बेस है फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर। फोर्थ पॉइंट है टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन बाय कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस ऑन अ परमानेंट बेसिस। हम हर एक ट्रांजेक्शन को डिटेल में जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और ये हमारे लिए एक परमानेंट बेसिस रहता है। परमानेंट बेसिस मतलब आप इसको लॉन्ग लाइफ तक जर्नल को अपने पास रखते हैं। जर्नल के बाद हमारे बहुत सारी बुक्स बनती हैं, लाइक लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, देन लास्ट में बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तक
आते आते हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाए, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाए, हो सकता है किसी के अकाउंट से आप कुछ ओमिशंस हो जाएं। तो जर्नल के थ्रू आप उनको चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनली हमने जर्नल के अंदर कैसे उसको ट्रीट किया था, क्या रिकॉर्ड किया था। तो जर्नल क्या है, आपका एक परमानेंट बेसिस है, परमानेंट आप उसमें रिकॉर्ड अपना रख सकते हैं फॉर फ्यूचर लाइफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोफॉर्मा और फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का प्रोफॉर्मा क्या है, किस फॉर्मेट में जर्नल बनता है। गाइस तो बेसिकली जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर लिखते हैं जर्नल ऑफ डैश। डैश मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम उस पर्सन का नाम या उसके बिजनेस का नाम लिखते हैं जिसका आप जर्नल बनाने जा रहे हैं। लाइक अगर कोई एक्स है या उसकी कंपनी है एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स लिमिटेड या एक्स कंपनी, लाइक दिस। और उसके बाद हम ये इस तरह 5 कॉलम्स बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम हमारा डेट से रिलेटेड होगा, जिसमें हम सबसे पहले जर्नल की डेट डालेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो कौन सी डेट की है, लाइक अप्रैल 1, अप्रैल 2 या कौन सी डेट, जो भी डेट है हम वो इस कॉलम के अंदर मेंशन करेंगे। सेकेंड कॉलम होगा हमारा पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के अंदर हम अपनी अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, लाइक सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने इस वे में अगर अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है या कोई भी एंट्री हमारी जो भी रिकॉर्ड होगी वो यहाँ विद नरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे जर्नल का फॉर परफॉर्मे का पार्ट है नरेशन। थर्ड कॉलम होता है हमारा लेजर फोलियो। LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में भी आपको डिटेल में बताऊंगी कि बेसिकली ये सभी पॉइंट्स होते क्या हैं। अभी आप सिर्फ परफॉर्मर पे फोकस करें। नेक्स्ट हमारा कॉलम होता है अमाउंट डेबिट। DR स्टैंड्स फॉर डेबिट। यहाँ पर हम उस अमाउंट को लिखते हैं जो हमारा डेबिट साइड में आनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलम है हमारा अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर हम उस अमाउंट को लिखते हैं जो हमारी क्रेडिट साइड में आनी चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा जर्नल का प्रोफॉर्मा है या फॉर्मेट है, आप इसको इसी तरह लर्न करिए। एंड लास्ट में जब आपकी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाएं तो एंड में हम डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि यार सेम ही तो आएगा, डेबिट भी हमारा उसी अमाउंट से हो रहा है, क्रेडिट भी हमारा उसी अमाउंट से हो रहा है। नहीं, आपको इसको रिकॉर्ड करना, आपको इसको लिखना, कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस परफॉर्मे का पार्ट है। अगर आप इन सभी चीज़ों में से कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ये आपको कम्प्लीटली फॉलो करना पड़ेगा। ये है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ये सभी कॉलम्स का मेन पर्पस क्या है या इन कॉलम्स को हम क्यों बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में बेसिकली कि हमने जो फॉर्मेट देखा, जो परफॉर्मा बनाया, उसमें जितने भी कॉलम्स थे उनके अंदर हमने किस तरह ट्रांजैक्शंस को लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का होता है। तो डेट के अंदर हम वही डेट लिखेंगे जिस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड हम डेट में लिखेंगे। तो ईयर और मंथ हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। लाइक अगर आपने 2019 के कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो आप ऊपर हेडिंग 2019 दे देंगे एंड उसके बाद आप अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3 करके अपनी सभी ट्रांजैक्शंस को लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस आपका मेंटेन होना चाहिए प्रॉपरली। मैंने बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। कोई आप डेट पहले नहीं लिख सकते, बाद नहीं लिख सकते, आपको सीक्वेंस में ही हर चीज़ लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में आप हमेशा वही एंट्री लिखते हैं, अपने अकाउंटिंग एंट्री लिखते हैं जिसमें आप एक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो इसके अंदर ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स इन विच 1 अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। द अकाउंट डेबिटेड इज रिटन फर्स्ट। हमेशा जो अकाउंट हमारा डेबिट होता है
उसको हम पहले लिखते हैं। लाइक अगर हमने लिखना है सैलरीज पेड, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। तो हम सैलरीज अकाउंट लिखेंगे, उसके साथ में वर्ड डेबिट लिखेंगे एट द एंड ऑफ द कॉलम, और उसके बाद सेकेंड लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके टू कैश लिखेंगे। तो हम स्पेस क्यों छोड़ते हैं? ताकि दोनों ट्रांजेक्शन्स के दोनों लाइंस के बीच में, बेसिकली एक ही ट्रांजेक्शन है, दोनों लाइंस के बीच में एक आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सी डेबिट साइड है और कौन सी क्रेडिट साइड है। पढ़ते हैं, द अकाउंट डेबिटेड इज रिटन फर्स्ट विद द वर्ड डेबिट एट द एंड ऑफ द कॉलम। इन द सेकेंड लाइन द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन विच स्टार्ट्स विद वर्ड टू। गाइज अभी लास्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें ट्रांजेक्शन्स को लिखना है, कैसे हमें एंट्रीज को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है नरेशन। जब आपने अपनी अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट भी लिख लिया, टू कैश भी लिख लिया, डेबिट और क्रेडिट साइड आपने नोट कर ली, देन आप उसी के ही नीचे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही नरेशन लिखेंगे। नरेशन मतलब क्या होता है? नरेशन मतलब होता है एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ब्रीफ मीन्स शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिसमें आप अपनी नेसेसरी डिटेल्स उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आप नरेशन के अंदर देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं सैलरीज पेड, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आप इसके अंदर सिंपल 2 वर्ड्स लिख देंगे सैलरीज पेड नरेशन के अंदर, और नरेशन जो होती है वो हम हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं। तो थर्ड पॉइंट है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो आपका थर्ड कॉलम होता है जर्नल के अंदर। तो लेजर फोलियो का मतलब होता क्या है? बेसिकली लेजर फोलियो मीन्स पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट। आप जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो जर्नल में आप उस वक्त एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके सामने आप लेजर फोलियो वाले कॉलम के अंदर पेज नंबर लिखते हैं कि वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपकी लेजर के अंदर कौन से पेज पर है, ताकि आप जब आप जर्नल देखें तो आपको तुरंत देखते पता चल जाए कि पेज नंबर 15 पर या वट एवर द पेज नंबर इज़, आप उसको तुरंत पता लगा सके कि लेजर के अंदर इस पर्टिकुलर पेज पे आपकी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है। तो लेजर फोलियो मीन्स बेसिकली पेज नंबर और फोलियो नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट वेयर द पोस्टिंग हैज़ बीन। फोर्थ कॉलम होता है हमारा अमाउंट डेबिट का। जैसे कि मैंने आपको प्रोफॉर्मा में शो किया था कि फोर्थ कॉलम में हम लिखते हैं अमाउंट डेबिट। डेबिट मतलब यहाँ पर जो भी हम एंट्री के अंदर डेबिट में ट्रांजेक्शन लिखते हैं, डेबिट में जिस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं उससे रिलेटेड हम अमाउंट लिखते हैं कि हमने उस अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट किया है। तो वो अमाउंट हम फोर्थ कॉलम में लिखते हैं अमाउंट डेबिट के नीचे। फिफ्थ अमाउंट क्रेडिट। सिमिलर वे में जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है उसको हमने कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया है वो हम फिफ्थ कॉलम में लिखते हैं अंडर अमाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग आपके बेसिकली 3 अकाउंट्स हैं, आपको भी पता है, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। इनको हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंट्स में होता क्या है, वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। इसमें सिर्फ मैं आपको रूल्स दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। पर्सनल अकाउंट्स मीन्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट्स में हम उन अकाउंट्स को लेते हैं जिनकी बेसिकली अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस है, लाइक कोई पर्सन हो गया या कोई फर्म हो गई या कोई इंस्टीट्यूशन हो गई, उसमें जो रिसीवर है जिसको कुछ मिल रहा है उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और जो दे रहा है, कुछ दे रहा है किसी चीज़ को, कुछ समथिंग या कुछ भी, उसको हम क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट्स में आपका बेसिकली आपकी एसेट से रिलेटेड या प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड या कोई भी थिंग जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, वो आपका रियल अकाउंट्स का पार्ट है। तो अगर कुछ आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, या कुछ जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में सिंपल आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो सभी एक्सपेंसेस या लॉसेस को हम डेबिट करेंगे और सभी इनकम्स और गेन्स को हम क्रेडिट करेंगे। अकाउंट्स एसोसिएटेड विद गुड्स अकाउंट।
दिस इज़ द मेन टॉपिक। और जर्नल का ये बेसिकली यहाँ से प्रैक्टिकल पार्ट शुरू है कि आपको कौन से अकाउंट को लिखना है जब आपका गुड्स से रिलेटेड कोई भी काम आए तो। गुड्स बेसिकली है क्या? गुड्स आपका स्टॉक का पार्ट है कि जब भी आप कुछ भी आइटम परचेज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिजनेस फर्नीचर के अंदर डील करता है, तो आप भी किसी क्रेडिटर से फर्नीचर कभी परचेज करेंगे अपने बिजनेस में, कभी आप फर्नीचर किसी बायर को सेल करेंगे, तो आप हमेशा वहाँ पर अपना गुड्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे। आप वहाँ पर परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट, वट एवर द सिचुएशन इज़, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। देखो पढ़ते हैं। फर्स्ट है परचेजेज अकाउंट। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, गुड्स यहाँ पर वही गुड्स हैं जिसके अंदर आपका बिजनेस डील करता है। आप उस फिक्स्ड एसेट्स को नहीं लोगे या उन एसेट्स, लिक्विड एसेट्स को नहीं लोगे जो आपके बिजनेस का पार्ट है, नहीं, आप सिर्फ उन्हीं गुड्स को परचेजेस अकाउंट के अंदर डालेंगे जिन गुड्स के अंदर आपका बिजनेस डील करता है। When goods are purchased, instead of debiting goods account, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। गुड्स अकाउंट को डेबिट करने की बजाय आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। परचेज अकाउंट एक आपका नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि ये आपका एक टाइप का एक्सपेंस है। जब आप परचेज करने जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर परचेज करने जाते हैं, तो आपके पास से कुछ पैसे भी जाएंगे, ऑब्वियसली वो आपका एक एक्सपेंस है। तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हम हमेशा नॉमिनल अकाउंट्स में लेते हैं, तो परचेज अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट हुआ, तो इसलिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट है जब आप गुड्स अपनी सेल करेंगे किसी भी पर्सन को, तो आप गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और सेल्स अकाउंट भी आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि जब आप सेल करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, आपकी इनकम होगी, आपके लिए गेन है वो, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो इसलिए आप उसको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मीन्स जब भी आप कोई भी सामान परचेज करते हैं किसी क्रेडिटर से, तो हो सकता है वो सामान आपको थोड़े टाइम बाद पसंद ना आए, या हो सकता है आपको पता चले बाद में कि उस सामान में तो कुछ डिफेक्ट था, तो आप दोबारा उस क्रेडिटर के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें तो अपना परचेज रिटर्न करना है, हमें ये सामान आपको वापस करना है। तो उसको हम परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, और ये भी एक नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट है, और इस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स कहेंगे। इसको हम रिटर्न इनवर्ड्स इसलिए कहेंगे, हो सकता है आपने किसी डेटर को अपना सामान बेचा हो और उसको लगा हो कि नहीं यार सामान में कुछ डिफेक्ट था या उसको सामान नहीं लेना था, तो वो आपके पास भी आ सकता है कि मुझे अब सामान वापस करना है। तो जब वो आपके पास आएगा तो वो आपका सामान आपके पास वापस करने आ रहा है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए रिटर्न इनवर्ड्स होगा। तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, और इस सेल्स रिटर्न को हम हमेशा डेबिट करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशंस, कि इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जब आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। कुछ कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको माइंड के अंदर रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट है, इफ़ इन द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स द नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज नॉट गिवन, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कैश ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड फॉर ₹1000। सिंपल सा मीनिंग है इसका कि अगर आपके पास कोई ट्रांजेक्शन गिवन है जिसके अंदर सेलिंग के टाइम या भी परचेजिंग के टाइम आपको डेटर या क्रेडिटर या मतलब परचेज़र या सेलर का नाम नहीं गिवन, कि ये नहीं लिखा कि आपने किस पर्सन से ये सामान ख़रीदा था या किस पर्सन को ये सामान बेचा है, सिर्फ आपके पास ये लिखा है कि आपने इतने अमाउंट का सामान बेचा है या ख़रीदा है और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आपको मान के चलना है कि हमारी ये कैश ट्रांजैक्शन है, ना कि क्रेडिट या डेबिट। मीन्स कि आपने ये सामान कैश में परचेज़ किया है, आपने ये सामान
उधार पे नहीं लिया या उधार पे नहीं बेचा, आपने इसके पैसे चुकाए हैं या पैसे लिए हैं, तो हम इसमें हमेशा कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करेंगे, जैसा भी केस होगा परचेज का या सेल का। सेकेंड पॉइंट है, if in the transaction relating to purchase or sale of goods the name of purchaser or seller is given along with cash, it is considered as a cash transaction। अगर इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपको पर्सन का नाम भी गिवन है और साथ में कैश वर्ड भी यूज़ किया गया है, तो आपने मान के चलना है कि वो ट्रांजैक्शन हमारी कैश ट्रांजैक्शन ही है। उसमें आपको ये नहीं लेना कि हमने वो सामान उधार पर बेचा था या उधार पर ख़रीदा था, नहीं। अगर वो सिंपल लिख रहा है कि गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश, फॉर कैश वो सामने स्पेसिफाई कर रहा है कि हमने कैश में पर सेल किया है अपनी गुड्स को सुरेश को, तो आपको सुरेश से कोई मतलब नहीं होगा, आपका सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। सुरेश से आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये पता है कि हमने ये कैश में ट्रांजैक्शन डील करी है, हमारे पास पैसा आ गया है, तो हमने सिंपल कैश अकाउंट को डेबिट कर देना है। थर्ड पॉइंट कहता है, इफ़ इन द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स द नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज गिवन एंड इट इज स्टेटेड वेदर इट इज़ कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू रोहन। इस पॉइंट में कहता है कि अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन के अंडर ये गिवन नहीं है कि आपकी वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हुई या कैश में हुई, और बट उसके अंदर आपको परचेज़र या सेलर का नाम गिवन है, लाइक इस ट्रांजेक्शन में रोहन है, गुड्स सोल्ड टू रोहन, तो आप उसको मान के चलोगे कि वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, आपने उधार पे सामान बेचा है या ख़रीदा है, वॉट एवर द केसेस। गुड्स सोल्ड टू रोहन, इसके अंदर ना हमारा वर्ड यूज़ हुआ है कैश, और हमें वर्ड नाम भी दे रखा है कि हमने रोहन को सेल करा है, तो इट मीन्स हमने रोहन को क्रेडिट में सेल किया है। यहाँ पर मायने नहीं रखता कि वर्ड उन्होंने क्रेडिट मेंशन किया है या नहीं किया है अंडर द ट्रांजेक्शन। अगर वहाँ पे नेम स्पेसिफाई हो गया और साथ में वर्ड कैश नहीं लिखा हुआ, तो आप मान के चलेंगे कि हमारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे आई है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इस अब तक के जर्नल को हमने जितना समझा है उसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है। पिछली स्लाइड्स में जो आपने ट्रांजैक्शंस देखी वो मैंने राइट साइड में नोट कर ली हैं ताकि हम इजीली उसको रिकॉर्ड कर सकें जर्नल के अंदर। तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन है, अवनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अवनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो कैश लेकर के आई है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, वो 50,000 है। हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। हमने पहले यहाँ पे लिखना है 2020 ईयर, और फिर हम अपनी डेट लिखेंगे, दैट इज़ अप्रैल 1। और अब हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वो है हमारी कैश आया है बिजनेस में, तो कैश हमारा डेबिट होगा। कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू कैपिटल से, क्योंकि वो कैश जो लेकर आई है वो कैपिटल की फॉर्म में लेकर के आई है। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी 50,000 से, हम इसको पास कर देंगे। यहाँ पे डेबिट अमाउंट आया हमारा और यहाँ पर हमारा क्रेडिट अमाउंट आया। और साथ में हम नरेशन, जो मैंने आपको पहले भी फॉर्मेट में बताया था कि नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हम नरेशन लिखेंगे इनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट्स। तो हमारी नरेशन होगी, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल। तो हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारी दो एंट्रीज के बीच में एक बाइफर्केशन रहे, हम अलग अलग पता लगा सकें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब हमने गुड्स परचेज करी है 20,000 की, तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे अगली ट्रांजैक्शन की, जो है अप्रैल 2। और हमने गुड्स परचेज करी है कैश से, कैश हमारे पास चला गया, परचेज अकाउंट, गुड्स हमारे पास आई हैं, तो हम डेबिट क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को। तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करना है टू कैश और 20,000 से, और हम नरेशन में लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश।
नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है अप्रैल 4 की, परचेज गुड्स फ्रॉम ऊर्जा। अब इन दोनों ट्रांजेक्शन्स में क्या फ़र्क है आप देखते ही पता लगा सकते हैं। पहली ट्रांजेक्शन में हमने कैश के अंदर परचेज़ किया और दूसरी ट्रांजेक्शन में हमने ऊर्जा से परचेज़ किया। जैसे ही कोई नेम आ जाता है तो हम इमिडिएटली समझ जाते हैं कि वो ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट में है। तो अब अगली ट्रांजेक्शन में हम कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम ऊर्जा को क्रेडिट करेंगे। तो हम उसी तरह डेट डालेंगे अप्रैल 4, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ऊर्जा। और जैसे कि ये पर्सनल अकाउंट है तो हम इसके आगे वर्ड अकाउंट नहीं लगा रहे हैं और ये हमारा 10,000 से एंट्री पास हो जाएगी। और हम नरेशन के अंदर लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ऊर्जा। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है अप्रैल 5 की, पेड कैश टू ऊर्जा। हमने ऊर्जा से गुड्स परचेज करी थी, अब हम उसको कैश पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं, हमने अभी 7,000 पे किया है तो हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने ऊर्जा को पैसे दिए हैं और हमारे पास से कैश चला जाएगा तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे और ऊर्जा को डेबिट कर देंगे। तो ऊर्जा हमारा डेबिट हो जाएगी और कैश हमारे क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 7,000 से। एंड नरेशन लिख देंगे हम कैश पेड टू ऊर्जा। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है अप्रैल 7 की, सोल्ड गुड्स टू जया फॉर कैश। हमने जया को गुड्स सेल करी है कैश के अंदर 15,000 की। तो अब इसके अंदर यार जया भी है और कैश भी है, किससे रिकॉर्ड करेंगे, हम इसके अंदर कैश से रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि जब भी वर्ड कैश आपका आ जाएगा तो नेम से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ट्रांजेक्शन वो कैश ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। तो हम अप्रैल 7 के अंदर नोट कर देंगे इस ट्रांजेक्शन को। अब ये सेल्स की है तो हमारे पास कैश आया है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया टू सेल्स अकाउंट। और कितने अमाउंट से होगा ये हमारा, 15,000 से। नरेशन लिख देंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है अप्रैल 9 की, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। हमने 2,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है। विड्रॉ मतलब क्या होता है, ये हमारा ड्राइंग्स का पार्ट है। ड्राइंग्स मतलब जब प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से कुछ पैसा या कुछ सामान निकाल देता है अपने पर्सनल काम के लिए तो हम उसको ड्राइंग्स के अंदर ट्रीट करते हैं। अब उसने निकाला क्या है, उसने कैश निकाला है। तो बिजनेस में से कैश चला जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो हमारी ये अप्रैल 9 की ट्रांजेक्शन है। हम इसके अंदर ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और कितने अमाउंट से, 2,000 से। ड्राइंग्स डन फॉर पर्सनल यूज़। हमने बाकी की 5 ट्रांजेक्शन्स ऊपर नोट कर ली है और हमने जर्नल का फॉर्मेट इस तरह बना लिया है। अब हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल 10 की हमारी ट्रांजेक्शन है, पेड रेंट 500। हमने रेंट को पे किया है। हम अगर रेंट को पे कर रहे हैं तो हम उसको कैश में पे करेंगे तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल 10 रेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ₹500 से। हम नरेशन लिख देंगे रेंट पेड। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है अप्रैल 12 की, पेड सैलरी टू अमित। हमने अमित को सैलरी पे करी है 2,000 रुपीज़ की। अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस होता है, जब भी सैलरी का पॉइंट आएगा आपका भले ही नेम लिखा हुआ हो तब आप इसको एज्यूम करेंगे कि ये कैश में पे की गई है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम गुड्स की बात करते हैं जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है तो उसके अंदर फ़र्क पड़ता है अगर नेम लिखा है या कैश लिखा है। बट जब भी सैलरी की बात आएगी आप हमेशा एज्यूम करेंगे कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कैश में सैलरी दी है, भले ही वहाँ पे उनका नेम मेंशन हो। तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि हमने कैश में पे करा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमित। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल 12 सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज़ से। यहाँ लिख देंगे हम सैलरीज पेड।
नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है अप्रैल 16 की, गुड्स रिटर्न टू ऊर्जा 1000। हमने ऊर्जा से गुड्स परचेज करे थे 10,000 के, अब हम उसमें से 7,000 की हम पेमेंट कर चुके थे, 1,000 के गुड्स अब उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, हमने परचेज किए थे, तो अब ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए परचेज रिटर्न होगा। तो अब हम ऊर्जा को डेबिट कर देंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया परचेज रिटर्न हमारा हमेशा क्रेडिट होता है। तो हमारी ऊर्जा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न। $1,000 से नरेशन लिख देंगे, गुड्स रिटर्न्ड टू ऊर्जा। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है अप्रैल 17 की, गुड्स सोल्ड टू विपुल। हमने एक नया हमारे लिए कस्टमर है विपुल, उसके लिए हमने गुड्स सोल्ड करी है उसको, तो अब उसकी ट्रांजैक्शन को नॉर्मली एंड रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स सोल्ड टू विपुल है, तो हम विपुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर देंगे 5,000 रुपीज़ की। नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू विपुल। अप्रैल 18 की हमारी ट्रांजैक्शन है, लास्ट फाइनल ट्रांजैक्शन है हमारी, विपुल रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। अब विपुल को हमने 5,000 की गुड्स बेची थी, उसमें से हमें 10% गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो हमने सेल किया था, अब वो हमें क्या होगा, हमारे पास सेल्स रिटर्न होगा, रिटर्न इनवर्ड्स होगा हमारे लिए। तो सेल्स रिटर्न मैंने आपको बताया था डेबिट होता है हमारा, तो हम सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे टू विपुल कर देंगे, और 10% गुड्स है, 5,000 का 10% 500 होता है, तो हमारी 500 की गुड्स उसने हमारे को वापस रिटर्न कर दी हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे गुड्स रिटर्न्ड बाय विपुल। गाइस फाइनल लास्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद जो हम लास्ट लाइन लेते हैं उसको हम पूरा ड्रैग कर देते हैं एंड तक, और उसके बाद लास्ट फाइनल में लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे। तो यहाँ पर आप वर्ड मेंशन करेंगे टोटल, जिसमें आप पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस का टोटल लिखेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करके, जो आपका बनेगा 1,13,000। आप इसको टोटल करिए तो ये आपका 1,13,000 ही बनेगा, सबको ऐड ऑन करने के बाद। तो ये टोटल करना बहुत ज़रूरी है, डेबिट और क्रेडिट साइड का आपका टोटल मैच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उतनी अमाउंट से डेबिट करते हैं जितने अमाउंट से हम क्रेडिट करते हैं। तो ये आपका फाइनल जर्नल का फॉर्मेट था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, एंड मेरे नेक्स्ट जर्नल का पार्ट जल्दी आएगा। थैंक